तिवारी कॉमर्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्रनाथ तिवारी या आर्यन तिवारी। इसके पहले हमने एक वीडियो ट्रायल बैलेंस तलपट के बारे में बनाया था। वो तलपट क्या है, किस प्रकार से बनाते हैं, उस वीडियो में बताया गया था। और उससे रिलेटेड जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं। इसका मल्टी चॉइस क्वेश्चन या MCQ क्या है कि ट्रायल बैलेंस तलपट क्या चीज़ होती है कि ट्रायल बैलेंस इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन इन द लेजर, पर्सनल अकाउंट। यानी तलपट एक है नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता यानी संपत्ति खाता, और यह खाता बही में खुले हुए खातों की सूची या व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जब हम जर्नल कर लेते हैं, लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कहीं पोस्टिंग में हमारी कोई गलती नहीं है। खातों को बैलेंस निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। उसको जानने के लिए हम पूरे लेजर में कितने अकाउंट खोले हैं, उनका बैलेंस क्या है, उनका शेष क्या है, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उसका टोटल करते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट टोटल अमाउंट का बराबर होता है तो हम मानते हैं कि उसमें गणितीय ये संबंधी कोई गलती त्रुटि नहीं है। तो इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस क्या है कि लिस्ट ऑफ अकाउंट ओपन इन द लेजर या खाता बही में खुले हुए खातों की सूची एक तलपट है, जो इस पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इसलिए उसके बाद द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस शुड बी इंटर्ड। अगर मान लीजिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट में अंतर हो जाता है, सारे एरर्स को ढूंढते हैं, नहीं मिल पाती है एरर्स, उसके बावजूद भी डिफरेंस आता है। ट्रायल बैलेंस हमारा बनाना ज़रूरी होता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। तो जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, उस अंतर को हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, किस अकाउंट में लिखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट में भी इसको नहीं लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट एक उचंत खाता, एक संदेह खाता खोला जाता है। ये एक तरह से टेम्पररी अकाउंट होता है। ये समय जिधर ट्रायल बैलेंस में रकम कम होगा उस साइड में हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। यानी कि अगर डेबिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट डेबिट में माना जाएगा, और क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड। और फिर जब हम फाइनल अकाउंट अंतिम खाता बनाते हैं तो उसमें सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस उस बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और अगले साल, अगले लेखांकन ईयर्स में जब ये सारी त्रुटियां, सारे एरर्स ढूंढ करके निकालते हैं और उनका रेक्टिफिकेशन करते हैं, उनका संशोधन करते हैं, और उसके बाद जो है सस्पेंस अकाउंट बराबर हो जाता है, यानी सस्पेंस अकाउंट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से तलपट के में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी होगा या उचंत खाता होगा। तीसरा क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजर तलपट क्या बताता है कि कौन से प्रकार की त्रुटियां बताता है। वो एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री बिल्कुल छोड़ दीजिए तो एरर्स ऑफ ओमिशन कहलाती है। अगर एंट्री कोई छूट जाएगी, प्रारंभिक लेख की पुस्तकों में यानी प्रिलिमिनरी बुक्स में, जर्नल में छूट जाएगा, लेजर में नहीं जाएगा और ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस इस प्रकार की एरर्स को नहीं बता पाता है। इसी तरीके से एरर्स ऑफ कमीशन यानी लेखांकन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, लेखे संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं कि अगर हम शुरू में ही ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय कोई एरर्स कर देते हैं, जैसे 5,000 रुपये का सेल किया है और 50,000 लिख देते हैं, और 50,000 की सारी पोस्टिंग चली जाएगी लेजर में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाएगा। और ट्रायल बैलेंस इस प्रकार की एरर्स को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों के न जानने के कारण जो अशुद्धियाँ होती हैं कि यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग अलग नहीं कर पाते हैं। एक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय दूसरे अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए
फ्रेट या कैरेज है, जो माल परचेज किया गया है बेचने के लिए उसको कैरेज अकाउंट में या फ्रेट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी गई है, उसका भी फ्रेट या कैरेज है, तो वो उसमें मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसको हम फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिया तो इसको सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। और इसका भी प्रभाव इफेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अकाउंट के बजाय दूसरे अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन एरर्स इन बैलेंसिंग, जब हम अकाउंट का बैलेंस करते हैं, उस बैलेंस में किसी अकाउंट का बैलेंस गलत निकाल देते हैं, तो नतीजा यह रिजल्ट होता है कि ट्रायल बैलेंस का योग टोटल नहीं मिलता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी होगा, एरर्स इन बैलेंसिंग या शेष निकालने में अशुद्धियाँ। चौथा क्वेश्चन है कि एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तलपट के द्वारा कौन कौन सी गलतियाँ एरर्स नहीं बताई जा सकती हैं। तो एरर्स ऑफ फॉर्मेशन यानी कि भूल की अशुद्धियाँ, कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल रूप से भूल गया, नहीं लिखा किया गया। दूसरा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसा कि अभी हमने बताया कि सिद्धांतों के न जानने के कारण जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स यानी एक एरर का प्रभाव दूसरे एरर में कैसे दूर हो जाए तो उसको हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। ये तीनों प्रकार की एरर्स ऐसी हैं जिससे ट्रायल बैलेंस जो है वो योग उसका मिल जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से ये पता नहीं चलता कि ये एरर्स रह गई हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट ए फाइनल प्रूफ या फाइनल कंक्लूजन। तो एरर्स ऑफ फॉर्मेशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, सचपूरक अशुद्धियाँ, ये जितनी भी अशुद्धियाँ हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा प्रकट नहीं की जाती हैं। इसके बाद है पाँचवें क्वेश्चन का परचेज पर्पस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज बैलेंसिंग ऑफ, मतलब सस्पेंस अकाउंट का क्या उद्देश्य होता है ट्रायल बैलेंस को मिलाने का, क्या नॉमिनल अकाउंट को मिलाने का या कैपिटल अकाउंट को या ट्रायल बैलेंस को या नन ऑफ दीज। तो उचंत खाते का उद्देश्य जो है नॉमिनल अकाउंट का मेन पर्पस क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है उसके बैलेंस को लिख करके, डिफरेंस को लिख करके हम ट्रायल बैलेंस मिला देते हैं। तो इस तरीके से पाँचवें क्वेश्चन का आंसर सी होगा। तो इसके बाद जो है छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट ऑन दी ट्रायल बैलेंस, किस प्रकार की अशुद्धि का प्रभाव, एरर्स का प्रभाव ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट का गलत योग कर लेते हैं तो इसका प्रभाव ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसका प्रभाव तो ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी अकाउंट का ट्रायल बैलेंस का जो वो लेजर में किसी अकाउंट का बैलेंस गलत निकालते हैं, उसकी कास्टिंग जोड़ जो है गलत निकालते हैं, तो उसका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, यानी कि इसका इफेक्ट पड़ता है। राइटिंग ऑफ एन अमाउंट इन करेक्ट साइड, यानी किसी एक अमाउंट में डेबिट में जाना चाहिए, क्रेडिट में जाना चाहिए, वो किसी एक अकाउंट के बजाय डेबिट के दूसरे अकाउंट में चला गया, तो यानी एक अकाउंट के बजाय दूसरे अकाउंट में डेबिट हो गया, तो ऐसा अकाउंट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो इस तरीके से सी का आंसर होगा कि ये खाते में सही पक्ष में रकम लिखना। छठे क्वेश्चन का आंसर सी होगा। सातवां है कि ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड ऑन विच डेट, किस तारीख को ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस क्या है कि खातों की जो सूची है, लिस्ट है, लेजर में कितने खाते खुले हैं उनका एक डिटेल, एक विवरण है, और किस खाते में कितना बैलेंस है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इस ज़रूरत के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन साल के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो उस समय ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद पहला एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होगी तब की। व्हेन द चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड, जब गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करनी हो। तो ये ऑल ऑफ द एबव है, यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का तारीख कब से होगी, जब हम चाहेंगे ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन साल के अंत में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड में इसको बनाना ज़रूरी होता है। यानी सातवें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी वित्तीय वर्ष के अंत में आवश्यकता अनुसार जब चाहेंगे और जब गणितीय शुद्धता की जांच करनी हो। आठवां क्वेश्चन, विच आइटम शोज ए डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये नीचे कुछ अकाउंट दिए गए हैं, कौन से अकाउंट का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट है, क्रेडिट लिखा जाता है।
परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्रेडिट लिखा जाता है कि आपके गुड्स इसमें वापस आती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस जिसको कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक असेट्स होती है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो डी जो है 8वें का वो आंसर होगा। यानी पूर्वदत्त व्यय ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, 20,000 रुपये रिसीव्ड किया है फ्रॉम मिस्टर एक्स इज क्रेडिटेड टू मिस्टर वाई, इट इज़ एन एरर ऑफ, यानी 20,000 रुपये एक्स से मिला, उसको वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। किस टाइप की एरर है, किस कैटेगरी की एरर है? तो इसमें पहला है कमीशन की एरर यानी लेखांकन संबंधी अशुद्धियाँ, दूसरा है इसमें भूल संबंधी अशुद्धियाँ, तीसरा है क्षतिपूरक अशुद्धि यानी कंपनसेटिंग एरर, और चौथा है सैद्धांतिक अशुद्धि या प्रेफरेंस एरर। यानी जो लेखांकन संबंधी हमें लिखना है एक्स के खाते में और लिख दिया किसके खाते में, वाई के खाते में, तो इस तरीके से 20,000 एक्स से प्राप्त हुए जो वाई के खाते में क्रेडिट किए गए। किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशंस यानी लेखांकन संबंधी अशुद्धि होगी। ये मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹20,000 विच वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एक मशीन जो है 20,000 रुपये में खरीदी गई और उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया मशीन अकाउंट की जगह पर, तो इसका क्या प्रभाव तलपट पर पड़ेगा, यानी कितने का डिफरेंस तलपट में आएगा या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो मशीनरी अकाउंट में न लिख करके परचेज अकाउंट में लिखा गया है, एक अकाउंट को डेबिट न करके दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया है, डेबिट हो गया, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है कि ट्रायल बैलेंस विल शो ये डिफरेंस ऑफ ₹20,000, ऐसा नहीं, तलपट में अंतर 20,000 रुपये का होगा, ये ए वाला है। बी में ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो ये डिफरेंस, तलपट में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि 20,000 रुपये हमारा डेबिट होना है, वो 20,000 मशीनरी अकाउंट की बजाय परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया। इसके बाद है सी, इसका कि ट्रायल बैलेंस विल शो ए डिफरेंस ऑफ ₹40,000, ये 40,000 का डिफरेंस तब आता कि जब हम 20,000 डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देते। तलपट में अंतर 40,000 का नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस विल शो ए डिफरेंस ऑफ ₹10,000, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर तलपट विल नॉट शो ए डिफरेंस, किसी भी प्रकार का डिफरेंस तलपट में नहीं होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। 11वें में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एरर ऑफ प्रिंसिपल, कौन से एरर्स हैं जिसमें ये सैद्धांतिक यानी सिद्धांतों के न जानने के कारण या सिद्धांतों का पालन न करने पर की गई है? क्रय पुस्तक का योग 2,000 रुपये से अधिक लगाया गया, परचेज बुक वाज ओवर कास्टेड बाई 2,000, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट सेल टू बी, उधार बिक्री 5,000 रुपये को परचेज बुक में की गई है, उधार बिक्री की गई है बी को और उसको परचेज बुक में लिख दिया गया है, ये भी आपके एरर्स सैद्धांतिक नहीं है। 5,000 रुपये का माल बेचा जिसे क्रय पुस्तक में लिखा गया। गुड्स रिटर्न टू सी ₹2,000 पोस्टेड टू डीज अकाउंट, ये भी नहीं होगा। सी को माल वापस करने तथा लेखा डी के खाते में करने का, केवल ये होगा डी वाला कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, मशीनरी के बैठाने में, लगाने में जो खर्च हुआ है 5,000 रुपये मजदूरी के रूप में, वो मजदूरी खाते में डेबिट किया गया। तो ये सिद्धांतों के न जानने के कारण गलती हो गई, यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होगी। तो इस तरीके से ये इसमें कौन सी अशुद्धि सैद्धांतिक अशुद्धि है? तो ये है आपका नंबर डी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मशीन बैठाने के खर्च। इसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन विल अपीयर ऑन विच साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बैंक से ऋण लिया गया है और इसको ट्रायल बैलेंस में किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में? तो बैंक ऋण एक लाइबिलिटी है। बैंक लोन अकाउंट जब हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करते हैं, बैंक लोन क्रेडिट हो जाता है, इसलिए इसका बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इंट्री के हिसाब से भी वैसे भी ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जितनी होती हैं सब क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के बाहर या नहीं, केवल आपका बी आंसर इसका होगा। बैंक ऋण को कहाँ दिखाएंगे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पक्ष में। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन। द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, यानी
कि तलपट एक विवरण है जो खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष के पुस्तकों की घटती संबंधी शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को किसने कहा? ये है कार्टर है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर J.R. बार्टलेबॉय, नंबर 3 पर विलियम पेकिल्स और नंबर 4 पर है वाल्टर डब्ल्यू बिग या डब्ल्यू बिग। तो ये कथन जो है किसका है? J.R. बार्टलेबॉय का। J.R. बार्टलेबॉय ने कहा है कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, एक विवरण है, प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लेकर के बनाया जाता है जो लेजर अकाउंट में खोले गए हैं, उनकी गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच के लिए। तो इसका आंसर J.R. बार्टलेबॉय। 13वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आते हैं 14वां क्वेश्चन। द ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। लेजर से जो बैलेंसेस हैं, डेबिट क्रेडिट हैं, वो लिए गए हैं। ट्रायल बैलेंस की एक लिस्ट है, एक सूची है। इट आल्सो इंक्लूड द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। इसमें कैश और बैंक का बैलेंस भी हम शो करते हैं जो रोकड़ बही में दिखाया गया है। इस कथन को किसने कहा है? कार्टर ने कहा है, कि J.R. बार्टलेबॉय ने कहा है, विलियम पेकिल्स ने कहा है, वाल्टर डब्ल्यू बिग ने कहा, तो इसको कार्टर ने कहा है। तलपट एक सूची है जो खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष से लिया गया है, जिसमें रोकड़ पुस्तक के नकद और बैंक का शेष में भी शामिल है। ये हिंदी अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें कार्टर यानी कि 14वें का आंसर ए होगा। 15वां, फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। तलपट का कार्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य है? टू चेकअप द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, खाता बही में की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच तलपट का एक कार्य है। दूसरा है एरर्स को लोकेट करना, एरर्स को पता लगाना, त्रुटियों का। तीसरा है अंतिम खाता तैयार करने में सहायता करना, क्योंकि अकाउंट जितने भी ओपन किए गए हैं ये सब इसकी लिस्ट में शामिल होते हैं और उसके आधार पर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं। और इसका आंसर यानी कि 15वें का आंसर उपरोक्त डी यानी सभी इसका उद्देश्य कार्य है। 16वां, प्रीवियस ईयर का प्रोडक्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज शोन ऑन द। पिछले वर्ष का, गत वर्ष का जो प्रोविज़न किया गया है वो करंट ईयर में जब लाया जाता है तो जितने भी प्रोविज़न होते हैं उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो प्रोविज़न फॉर ये प्रीवियस ईयर का जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्या तलपट के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या तलपट के डेबिट में लिखेंगे, या तलपट के बाहर रखेंगे? नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। तो प्रोविज़न का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे, यानी इसका आंसर ए होगा। डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, यानी तलपट के क्रेडिट पक्ष में ये लिखा जाता है। एक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया जो होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं तो उसका बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करके ले जाते हैं और फिर बैलेंस शीट में से डेटर्स में से निकाल देते हैं। वही जाकर के अगले साल प्रोविज़न जो है प्रीवियस ईयर का हो जाता है और वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में, ट्रायल बैलेंस के रूप में दिखाया जाता है। तो 17वां क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ इज शोन ऑन दी। यानी कि जो बैड डेट्स पहले का राइट ऑफ हो चुका है, पैसा जो डूब चुका है, अगर वो बाद में मिलता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि वो रुकी रकम जो है वसूली गई है, डूबी हुई रकम है, इसलिए वो इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हो जाएगा आंसर इसका। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऐसे इज शोन ऑन द बैलेंस। बाकी डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, आउटसाइड भी नहीं होगा, और ये नन ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन नंबर 18, अंडर व्हाट मेथड, यानी किस मेथड के जरिए, किस विधि के जरिए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। खाता बही में जो भी खाते खुले हुए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को या टोटल को हम किस विधि के अंतर्गत लिखते हैं? यानी अंडर व्हाट मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल लेजर। किस विधि के जरिए हम लेजर अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो लिखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड जो हैं 3 होती हैं। एक मेथड से केवल बैलेंस लिखते हैं,
दूसरे मेथड में केवल टोटल अकाउंट का लिखा जाता है और तीसरे मेथड में दोनों का मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि दोनों मिला करके लिखते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें जो है टोटल मेथड के अंतर्गत हम लेजर में खुले हुए खातों के डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका कौन सा होगा? बी होगा। किसी विधि के अंतर्गत तलपाट तैयार करते समय खाता बही खातों के डेबिट और क्रेडिट के योग लिखे जाते हैं योग विधि के अंतर्गत। 19वां क्वेश्चन कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शोज, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो क्या दर्शाता है? लेजर पोस्टिंग आर करेक्ट, लेजर पोस्टिंग सही है ये दर्शाता है। अर्थमेटिकल कलेक्शन ऑफ बुक्स, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ बुक्स आर करेक्ट, क्या ये गणितीय संबंधी जांच है, अर्थमेटिकल सही है और करेक्ट बुक्स का। तीसरा है रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड करेक्टली, या फॉलोड जो है सही किया गया है, ये रूल्स के जो है अकाउंटिंग के नियम जो हैं वो लेखा करते समय फॉलो किए गए हैं, माने गए हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज साउंड, क्या उद्योग व्यापार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। तो एग्रीमेंट जो ट्रायल बैलेंस का है, यानी ट्रायल बैलेंस का मिल जाना, ये दर्शाता है कि गणित संबंधी शुद्धता यानी जोड़ने घटाने बैलेंस निकालने में सही है। बाकी इसके अलावा और जो है उसका मेन उद्देश्य सही नहीं है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 20वां, क्या है कि व्हेन ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली, जब तलपट नहीं मिलता है, विच अकाउंट विल ओपन, कौन सा अकाउंट खोला जाता है? टोटल डेटर्स अकाउंट या कुल देनदार खाता, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट या कुल लेनदार खाता, या फिर आपका उचंत खाता, सस्पेंस अकाउंट और असेट्स अकाउंट यानी संपत्ति खाता। तो जब ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिल पाता है, बैलेंस उसका डेबिट क्रेडिट का योग बराबर नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि जितना डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यू का हमारा ये 20 क्वेश्चन का वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आप के इस समझ में ये आया होगा। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम इसके वीडियो में बनाने में हमें कुछ प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।